हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है। आप आरआरबी की किसी भी साइट पे, रेलवे की किसी भी साइट पे, इसके अलग अलग जोन्स होते हैं। लगभग 17 जोन है। आप किसी भी जोन पे जाकर आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी इलाहाबाद, किसी भी जोन पे जाकर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनलर्निंग पाठशाला पे आप मेरे साथ जुड़कर वहां से भी इसका नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है। 6 साल बाद ये जॉब की नोटिफिकेशन आई है। आरआरबी जेई की जो लास्ट वैकेंसीज आई थी वो 2018 में आई थी और अभी 2024 में आ रही है। तो लगभग 6 साल हो गए। उस टाइम 13,000 वैकेंसीज थी और इस बार लगभग 8,000 वैकेंसीज आई है। ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि मैं इस टाइम आरआरबी जेई की ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 1 साल की आरआरबी जेई की ट्रेनिंग होती है। अगर कल को आप आरआरबी जेई का एग्जाम निकाल के रेलवे में जेई बन के आ रहे हैं तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, और वो 1 साल आपका इतना गोल्डन पीरियड होता है कि आप हमेशा याद रखोगे वो 1 साल। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहा, कैसे कैसे मार्क्स को कन्वर्ट करा गया, कैसे मेरिट इंडेक्स बना। सारी चीजें आपसे डिस्कस होंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं अगली वीडियो जो बनाऊं उस वो आपसे मिस ना हो। और अगर आप जेई का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप उस बंदे से जुड़ रहे हो जो ऑलरेडी आरआरबी जेई में है। जिस पोस्ट का आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस पोस्ट पर मैं हूं और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो आपको मैं एक एक चीज अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपको चैनल से को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है। सारी चीजें मैं धीरे धीरे, इसके अंदर कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग में, कितनी ट्रेनिंग के बाद मिलती है, क्या मेडिकल प्रोसेस रहता है, क्या CBT 1 CBT 2 का प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। पर इस वीडियो में नहीं, उसके लिए चैनल से आपको जुड़ना है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन दोपहर को आया था। मतलब आफ्टरनून में आपने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी, जल्दी जल्दी में सब बनाते हैं। और मैं उस टाइम, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, 5 बजे हम फ्री हुए, उसके बाद मैंने क्रिकेट वगैरह खेला, उसके बाद मैंने देखा नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसकी तैयारी करी, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। अब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ रात को 12:30 बजे। और मैं इस टाइम जो बैठा हुआ हूँ हॉस्टल के अंदर बैठा हूँ, जो हमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे हॉस्टल मिलते हैं। लखनऊ में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन आपको चैनल के साथ जुड़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, और हम जल्दी से इस नोटिफिकेशन को एक नजर मार लेते हैं। ठीक है। तो देखो, नोटिफिकेशन में हम देखेंगे तो इसकी जो एप्लीकेशन की तारीख है वो खुल जाएगी। 30 तारीख को आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसका, और 29 अगस्त को ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास लगभग लगभग 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है, और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो उसके लिए 10 दिन के लिए विंडो दोबारा ओपन होगी। ठीक है। आप 30 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेई जो वैकेंसीज है, मतलब जो आई है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, जिसके अंदर बेसिक आपका 35,400 रहेगा। कुछ पोस्ट है जो लेवल 7 की भी है। ठीक है। वो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के अंदर है। 17 वैकेंसीज हैं उसके अंदर लेवल 7 की, जो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इनकी है। ठीक है। तो इस पे इतना ध्यान ना दो। 17 वैकेंसीज है, बहुत कम है। लेकिन जो लेवल 6 की वैकेंसीज है वो अच्छी खासी वैकेंसीज है। 7,934। तो लगभग आपके पास 8,000 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जरूरी जरूरी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है। जो लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है लास्ट डेट खत्म होने से पहले इसकी, तो वो इस फॉर्म को ना फिल करें, क्योंकि उसकी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको सिर्फ एक ही आरआरबी से अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने चंडीगढ़ से भी अप्लाई कर दिया, आपने इलाहाबाद से भी अप्लाई कर दिया, आपने आरआरबी जम्मू से भी अप्लाई कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ एक आरआरबी से जो है अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। और अगर हम इसकी जरूरी बात देखें तो देखो, मेडिकल फिटनेस इसकी अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, A3 A2 A1। ठीक है। उस तरह से इसकी एज की बात करेंगे हम, आप 36 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 36 है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है। वो इस वजह से दिया गया है कि बीच में कोरोना का टाइम आया था, और इसकी जब एएलपी के फॉर्म आए थे तो इसकी जो मांग की गई थी कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो वहां पर एज रिलैक्सेशन दिया था। इसलिए आप जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आप सबके अंदर देखोगे कि आपको एज रिलैक्सेशन रेलवे के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एज की भी हम बात करेंगे। और अगर हम स्केल पे की बात करें तो लेवल 6 की जॉब है, जिसके अंदर 35,400 आपका ग्रेड पे होता है, मतलब बेसिक पे होता है। और लेवल 7 की कुछ पोस्ट है जिसके अंदर आपका जो है बेसिक पे 44,900 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बेसिक पे है, आपकी अच्छी खासी सैलरी बन सकती है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में आपको दो ही चीजें मिलेंगी, बेसिक पे और उस टाइम जो आपका डियरनेस अलाउंस चल रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा बेसिक पे लेवल 6 का 35,400 है और डियरनेस अलाउंस जो है 50% चल रहा है, तो हमारे को जो हम अभी ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिल रही है लगभग 50,000 53,000 रुपीज मिल रही है, ठीक है। चलो, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें, दो स्टेजेस होंगी, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका डीवी होगा, ठीक है। तो अगर आप सीबीटी 1 निकालते हैं तो आप सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 के अंदर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी आएगा, सीबीटी 1 में टेक्निकल नहीं आएगा। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी डालनी है जो आपका एक्टिव रहे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होता है, कई बार जैसे हमारे टाइम का प्रोसेस 6 साल चला है लगभग, ठीक है। इसकी वेटिंग क्लियर होते होते 6 साल लग गए। तो अगर आपके मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज हो चुके होंगे ना, तो आपको क्या अपडेट चल रहा है पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नंबर डालें जो आप एक्टिव रखें, ठीक है, उसको लंबे समय तक। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 की होगी, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आपकी कुछ करेक्शन होते, आपका कुछ फॉर्म में गलत होता है और आप चाहते हो उसको मॉडिफाई करना, उसको करेक्ट करना, तो आप उसको 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो देखो, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल कराई जाएगी, ठीक है। आपको शुरू में ही फॉर्म फिल करते टाइम ही अपनी अपनी प्रेफरेंस डालनी है, और इसके अंदर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़ोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, 2 से 3 दिन के अंदर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हमने कैसे फॉर्म को फिल किया था, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी थी, और अब आपको कौन सी पोस्ट को ऊपर रखना चाहिए, कौन सी पोस्ट को नीचे करना चाहिए, ठीक है। कौन सी पोस्ट के क्या बेनिफिट्स है, कौन सी पोस्ट में क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से फिल कर सकें, ठीक है। चलो, देखो, आरआरबी के पास अपना हक है, वो चाहे अगर उनको लगता है कि बाद में स्टूडेंट्स जो जितने उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उसमें कुछ दिक्कत आ गई, बच्चे बाहर हो गए हैं, मान लो डीवी में कुछ बच्चे बाहर हो गए, या सीबीटी 2 के लिए जितने बच्चे बुलाया उन्हें जितने चाहिए तो उतने नहीं मिल पाए, तो वो और बच्चों को भी बुला सकती है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट इन्होंने यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया है कि इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, क्योंकि 2018 वाले नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट आई थी। वहां पे 50%, मतलब जितनी वैकेंसीज थी उसके 50% बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया गया था। मान लो चंडीगढ़ के अंदर 1000 वैकेंसीज थी तो 500 बच्चे वहां पर एक्स्ट्रा बुलाए गए थे, वो वेटिंग में रखे गए थे, ठीक है। कि अगर इन बच्चों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करके चला जाता है तो इन वेटिंग वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार वेटिंग का कोई जिक्र नहीं है, पर अगर आरआरबी को जरूरत लगती है तो वो बच्चों को बुला सकती है, ठीक है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ट्रेनिंग पे जाएंगे, चाहे कोई भी पोस्ट होती है रेलवे के अंदर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और आरआरबी जेई की जो ट्रेनिंग चलती है वो पूरे 1 साल चलती है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ जोन से फॉर्म फिल करेंगे तो नॉर्थ जोन से फिल करेंगे, वहां पे 5 डिवीजन आती है आपकी, चंडीगढ़, लखनऊ, फिरोजपुर और दो और है, ठीक है। तो वहां पर आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होती है, लखनऊ के अंदर होती है। मेरी ट्रेनिंग अभी लखनऊ के अंदर चल रही है, मेरे को दिल्ली डिवीजन मिला हुआ है, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको पेपर देने जाने के लिए ट्रेन की टिकट भी फ्री मिलेगी, ठीक है, आप उसका रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। चलो, आपको यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर मिल रहे होंगे और एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखते हैं। अब देखो, इसके अंदर 4 तरह की कैटेगरी होती है मेडिकल स्टैंडर्ड की, A3, B1, B2 एंड C1, ठीक है। तो इसके अंदर हर पोस्ट के लिए नीचे अभी आप देखोगे ना, लास्ट में जाओगे वहां पे हर पोस्ट का बता रखा है कि उसके अंदर आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कितना चाहिए। A3 होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके बिल्कुल चश्मा नहीं लगा होता, खासकर लोको पायलट जो होते हैं उनका A3 होता है। और इसके अंदर भी जेई के अंदर कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसके अंदर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप जेई की पोस्ट नहीं भर सकते हैं, कई सारी ऐसी पोस्ट भी हैं जिसके अंदर आपका अगर चश्मा लगा भी हुआ है तब भी आप उस पोस्ट पर एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि हमें भी देखो, हम A3 के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, तो जो भी पोस्ट में A3 मांगा गया था वहां से मैं वैसे ही बाहर हो गया। लेकिन बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी थी जिनके अंदर अलाउ था, ठीक है, स्पेक्स अलाउ थे। तो ये सारी की सारी कैटेगरी है, इनके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट मैंने बताया कि 18 से 33 साल तक होती है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको 3 साल की छूट दी गई है, तो 36 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1989 के बाद हुआ है अगर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 2 जनवरी 1986 के बाद हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसटी एसटी में अगर आपका 2 जनवरी 1984 के बाद
फॉर्म फिल हुआ है तो जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ओबीसी के अंदर 3 साल के लिए क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है एक्स्ट्रा, जितना नॉर्मल जनरल के लिए आता है, और एससी एसटी को 5 साल के लिए मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो एग्जामिनेशन फी आपके 500 रुपए लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आप जनरल हैं और अगर आप मतलब सभी कैंडिडेट के लिए एससी एसटी को छोड़ के ओबीसी और जनरल के 500 रुपए लगेंगे, लेकिन उसके अंदर से 400 आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आपने सीबीटी 1 का पेपर दिया है। ठीक है, और एससी एसटी के 250 रुपए लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल जितने भी लोग हैं इन सबके 250 रुपए लगेंगे, 250। लेकिन अगर आपने सीबीटी 1 दिया तो ये पैसे आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो इसके अंदर जो मेन चीज आती है, एक आती है सर्टिफिकेट की। इसका रेलवे के फॉर्मेट देख लेना, यहाँ पर इस फॉर्म के नीचे दिए हुए हैं। अगर आप एससी हैं तो एससी का क्या फॉर्मेट है, एसटी हैं तो एसटी का क्या फॉर्मेट है, और ओबीसी हैं तो ओबीसी का क्या फॉर्मेट है। आपको उसी फॉर्मेट में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है, तो आप अपने फॉर्म को मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट को अभी बनवा लें और रेलवे के फॉर्मेट में बनवाएं। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने क्या होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, तो मैंने अपना सर्टिफिकेट तो रिन्यू करा लिया था, लेकिन मैंने ओबीसी के फॉर्मेट में नहीं कराया था। तो उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था और मेरे को वापस भेज दिया था कि 10 दिन बाद आकर आप सबमिट करोगे तो ठीक है, अदरवाइज हम तुम्हारा कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर देंगे। तो आप ये गलती ना करें, इस फॉर्म को पहले से ही अपना तैयार रखें। ठीक है, रेलवे के फॉर्मेट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में है या रेलवे की भी किसी और पोस्ट पे है तो आपको एनओसी चाहिए होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब इसका सिलेक्शन जो होगा किस तरह से होगा। तो ध्यान रखिए इसमें 4 स्टेजेस होंगी। पहली आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सीबीटी 1 के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको 90 मिनट के अंदर करने हैं, और इसके अंदर टेक्निकल कुछ नहीं आएगा। चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे किसी भी ब्रांच के हो, आपका टेक्निकल कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर जो 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, वो आएंगे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। इसके अंदर 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, एक एक मार्क्स के, और 100 मार्क्स का पेपर हो गया। 90 मिनट में आपको ये करना है। ठीक है, ये होगी सीबीटी 1 की बात। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं, सीबीटी 1 में से जो सीबीटी 2 में बच्चे जाएंगे 15 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे कि अभी कितनी वैकेंसी है, 8000 वैकेंसीज हैं, तो 80 और 40 लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में अगर आप सीबीटी 2 अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 का जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अंदर आपके क्वेश्चन रहेंगे 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, स्क्रीन पे देखते रहो, साथ साथ आपको दिख रहा होगा। जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए ये आपके 40। एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए, और 100 क्वेश्चन बाकी के जो बचे वो आपकी जो ट्रेड होगी, चाहे इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले पेपर में टेक्निकल कुछ नहीं आएगा। यहां से जो बच्चे सीबीटी 2 क्लियर करेंगे, जितनी वैकेंसीज है उतने ही गुण बच्चों को डीवी के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इस बार इन्होंने कोई भी वेटिंग लिस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया है। पिछली बार इन्होंने 1.5 टाइम्स बच्चे बुलाए थे, मतलब 50% बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए थे कि अगर किसी वजह से कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है या चला जाता है तो उस वेटिंग लिस्ट के बच्चों में से बच्चों को बुला लिया जाएगा। और मेरा नाम वेटिंग में था और वेटिंग से ही मैं क्लियर हुआ, और सारी वेटिंग क्लियर हो गई थी। इस बार इन्होंने वेटिंग का झंझट पता नहीं क्यों मतलब वेटिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, और रेलवे के अंदर एम्प्लॉयज की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो इनको वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, चलो। और मे भी हो सकता है मेरे को ना दिखाई दिया हो, मैंने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि वेटिंग लिस्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी सब लोगों को ताकि पता चल जाए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, सीबीटी 1 होता है, उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, सीबीटी 2 होता है, उसके अंदर वो उसको मेरिट इंडेक्स बनाते हैं। मेरिट इंडेक्स बहुत पेचीदा सी चीज है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं अपना कैलकुलेट करके अपना पूरा स्कोर दिखाऊंगा आपको सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, और किस तरह से मेरिट इंडेक्स बनता है, और मैं कितने से मार्क्स से सिर्फ फाइनल मारी मेरिट में आने से रह गया था, वेटिंग में चला गया। ठीक है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिट इंडेक्स का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
सेकंड स्टेज सीबीटी में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे डीवी के लिए जितनी वैकेंसीज है, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस बार ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है सारे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर हो पाया कि मैं अपना पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना है और उससे बनानी है। और उसके बाद अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आप 30 तारीख से लेकर के 8 सितंबर तक मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको यही बताना था, पूरा नोटिफिकेशन के बारे में एक जनरल आइडिया देना था। अब मेन बात आती है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और आपके कोई भी डाउट है मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ोगे, वहां पर मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहूंगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ते हो, मैथ्स बाय रवि सर करके इंस्टाग्राम चैनल है, लगभग 2000 सब्सक्राइबर है। आप मेरे को वहां पे मैसेज करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। वहां पे आपको मेरा एक फोन नंबर भी मिल जाएगा, आप वो नंबर लेकर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आप इस फॉर्म को फिल कर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाना है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि इसके अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होता है, और अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने सीबीटी 1 कैसे क्लियर किया, कौन सी बुक्स पढ़ी, कितने मेरे मार्क्स आए, सीबीटी 2 में मेरे कितने मार्क्स आए, मेडिकल में मेरे साथ क्या हुआ, और डीवी कैसे हुआ। सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, पूरे 6 साल का निचोड़, ठीक है। देखो एसएससी वगैरह के पेपर में क्या होता है आपको सब पता होता है, हर साल के अंदर हर साल उसके पेपर हो रहे होते हैं, ठीक है। टीचर्स को भी पता होता है, स्टूडेंट्स को भी। लेकिन यहाँ पे 6 साल में पेपर हो रहा है, यहाँ पर वही बच्चा अच्छे से आपको बता सकता है जो उस फेज में है। कोई टीचर आपको इतना अच्छे से नहीं बता सकता, किसी को कुछ पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है। एक बच्चा वही बता सकता है जो ऑलरेडी उस फेज में है। तो मैं आपको इस चीज के लिए अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और इस चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।